हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th कॉमर्स ओसीएम गुजरात बोर्ड। उसका नाम है चैप्टर का कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। हमारा ये चैप्टर का सेकंड नंबर पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स को समझेंगे और आउटसोर्सिंग को समझेंगे। तो चलो शुरू करें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको चैप्टर समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलो बात करें ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब ट्रेडिंग होती है, बाइंग और सेलिंग ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मीडियम के ज़रिए सारे प्रोसेसेस जैसे कि परचेज, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करना, मनी ट्रांसफ़र करना, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट्स के थ्रू होता है। इसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है, ईमेल सर्विस, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब इसमें यूज़ होते हैं। बाइंग, सेलिंग, डिलीवरी गुड्स की मतलब गुड्स को पहुंचाना, पैसे देना, ये सारे जो हैं इजी हो गए हैं ई कॉमर्स के कारण। टाइम और एक्सपेंडिचर भी हमारा जो है कस्टमर्स का वो बच जाता है, और इसलिए ई कॉमर्स के बड़े सारे एडवांटेजेस हैं। पूरा जो प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग का, वो आजकल बड़ा इजी और फास्ट हो गया है। पहले जो है ट्रेडिशनल बिजनेस के मेथड्स कैसे होते थे, फेस टू फेस सब खरीदते थे, बेचते थे। अब जो है आपका बिजनेस किसी भी जगह पे, किसी भी समय पे हो सकता है ई कॉमर्स के जरिए। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अब हमें नहीं करनी पड़ती। एग्जाम्पल है मार्केटिंग प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, फोन, पोस्ट, प्रिंटिंग वर्क, ये सारी चीजें ई कॉमर्स के कारण कम हो गई हैं। इसके कारण ओवरऑल कॉस्ट और टाइम जो है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टाइम लगता था पहले, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ई कॉमर्स जो है हमको बेटर और क्विक सर्विस प्रोवाइड करता है। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो भी इससे फास्ट हो गया इंटरनेट के ज़रिए। आप बैठे-बैठे अपने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है गुड्स की, या बाकी के जितने भी सवाल आपके हैं। और इनके सॉल्यूशंस भी आपको बड़े जल्दी से मिल जाते हैं ई कॉमर्स पे। अच्छा, ई कॉमर्स का जो फील्ड है, इसमें 2 मेन पार्टीज़ होती हैं। एक है बिज़नेस और एक है आपका कस्टमर। इन दोनों की अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक है बी टू सी, फिर है बी टू बी, फिर है सी टू सी, और लास्ट है सी टू बी। क्या है? ये स्कोप है पूरा ई-कॉमर्स का, और एक-एक करके इसको समझते हैं। बी टू सी में एक एंड पे आपका बिज़नेस है, दूसरे एंड पे आपका कस्टमर है। कहने का मतलब एक एंड पे सेलर है, दूसरे एंड पे कस्टमर है। सेलर अपने प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर को देगा, सेल करेगा। कस्टमर बदले में उसको पैसे देगा। कस्टमर्स जो हैं अपने ऑर्डर्स किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह से प्लेस कर सकते हैं। सेलर जो है डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट देता है बिना किसी मिडल मैन के। मिडल मैन कौन होता है हमने पढ़ा है, रिटेलर और होलसेलर। बायर जो है इंडिपेंडेंट कस्टमर है। ऑनलाइन शॉपिंग इसका एक आइडियल एग्जांपल है, जो हम ऑनलाइन खरीदते हैं। इसके कारण सारी चीज़ें फास्ट और इजी हो गई हैं। और रिटेल सेलिंग के अलावा बी टू सी में अब और सारी सर्विसेज भी आ गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब। फिर आता है बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्यों है? क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू हेल्प ईच अदर एज अ बिजनेसमैन। तो अब हमें पता चला है कि बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। बी टू बी से आपकी इंटरडिपेंडेंसी ईज़ी हो जाती है और इफ़ेक्टिव हो जाती है। ये क्यों चाहिए? क्योंकि कभी भी मान लीजिए मेरे पास स्टॉक की कमी है, सप्लाई ज़्यादा है, मैं किसी और से हेल्प ले सकती हूँ। मैं किसी प्रोफ़ेशनल से, मेरे जो लोग हैं, जो मेरी तरह हैं मार्केट में, मैं उनसे हेल्प ले सकती हूँ। पेमेंट मैनेज करना हो, या सप्लाई को मैनेज करना हो, स्टॉक को मैनेज करना हो, डेली बिज़नेस एक्टिविटीज़ में हम इनको हेल्प करते हैं। फिर आता है सी टू सी, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर का मतलब होता है मैं भी एक कस्टमर हूँ, आप भी एक कस्टमर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेच रही हूँ। तो ऐसी ट्रेडिंग सर्विसेज जिसमें एक ही कस्टमर है जो दूसरे कस्टमर को कुछ बेच रहा है, ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है। अगेन बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है ई ऑक्शन। जो भी इंसान अपना कुछ भी बेचना चाहता है तो वो अपनी डिटेल्स जो है वेबसाइट पे डालता है, और उसका रुपए भी डालता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। बाकी के लोग उसके लिए बिड करते हैं, बोली लगाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वो चीज़ को खरीद के जाएगा। OLX.com, Quicker.com, ये सारी आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। बायर जो है लास्ट में आपसे नेगोशिएट करेगा और ट्रांजैक्शन
सक्सेसफुल हो जाएगा। नेगोशिएट करने का मतलब होता है प्राइस डिस्कस करना। लास्ट जो आता है वो है आपका कस्टमर टू बिजनेस, यानी कस्टमर बिजनेस को एडवाइसेस देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स भी। कस्टमर्स को हमारे बिजनेस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं, और वो भी सूटेबल और रीजनेबल प्राइस पे। जो बिजनेस यूनिट्स ऐसी सर्विसेज देते हैं वो सेल की कंडीशंस हो गई या प्राइजेस की कंडीशंस हो गई कि भाई आप दो खरीदेंगे तो एक फ्री है, ये सारी कंडीशंस वो डिसाइड करते हैं ना। तो ये जो सिस्टम है, मतलब डिसाइडेड प्राइस होना चाहिए, सेल डिसाइडेड होना चाहिए, तो आपको नेगोशिएशन करना ही नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कई सारी दुकानों पे रेट जो है ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, तो हम वहां पर नेगोशिएट प्राइस में कर ही नहीं सकते। तो इससे होता क्या है, कस्टमर की भी और बिजनेस यूनिट की भी, दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है कस्टमर डिसाइड करता है, यानी जब हम अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं, आप ईएमआई पे खरीदें, आप जो है कैश दें ऑन डिलीवरी, आप क्रेडिट कार्ड से पे करें, डेबिट कार्ड से पे करें। तो ये सारे कस्टमर की चॉइसेस होती हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में इसके सिवा और भी कुछ है अरेंजमेंट्स हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट भी बिजनेस पे ध्यान देती है, गवर्नमेंट सिटीजन्स पे भी ध्यान देती है, और एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट पे भी ध्यान देती है। इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे भी ध्यान देगी। अब आता है इस चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये चार भी थोड़े इम्पोर्टेंट थे, बट ये जो अब आ रहा है ये थोड़ा इजी भी है और मार्क्स स्कोरिंग भी है। ये है रिक्विसाइट इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कुल मिलाकर के तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है एक वेबसाइट, कि ई कॉमर्स के लिए एक वेबसाइट को बनाना, डेवलप करना, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करते चलना है। मतलब जो भी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं वो आप वेबसाइट पे डालते जाइए, अपग्रेड करते जाइए उसको, ये सब ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। वेबसाइट के अंदर वेब का मतलब होता है www, और उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और साइट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, प्लेस। ठीक है, वेबसाइट फर्म की एड्रेस है www पे, ये कोई फिजिकल या ज्योग्राफिकल एड्रेस नहीं होता है। ये एक इंफॉर्मेशन का सही, हम इंफॉर्मेशन को सही तरह से अरेंज करके रखते हैं जहाँ पर लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें, फर्म के बारे में जान सकें। दूसरा आपको जो चाहिए, एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ट्रेडर्स का भी कंप्यूटर, कस्टमर का भी कंप्यूटर, दोनों के कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए अगर वो ई कॉमर्स के जरिए परचेज और सेल करना चाहते हैं तो। तीसरा जो आता है वो है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। मतलब आप जब पेमेंट करेंगे, अब देखिए अगर सपोज कर लीजिए आप बायर हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, मैं सेलर हूँ, मैं कुछ बेच रही हूँ, तो जब मैं कुछ बेचूंगी तो चीजें भेजने से पहले मुझे पेमेंट चाहिए, क्योंकि मैं, मुझे अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं इनसिक्योर फील करूंगी, मैंने तो चीजें बेच दी सपोज और मुझे पेमेंट नहीं मिला तो। और आप कस्टमर हैं और आप भी यही सोचेंगे कि मुझे, मेरे पास अभी चीज आई नहीं, मैं पेमेंट कैसे कर दूं। तो एक ये छोटा सा गैप है ना। ये गैप को, फाइनेंशियल क्वेश्चन को, जो ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, इसको फिल करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स। आपकी जो इनसिक्योरिटी है कि खरीदने से, चीज आने से पहले पेमेंट क्यों कर दूं, सेलर सोचेगा कि मैं पेमेंट रिसीव करने से पहले चीजों को भेज क्यों दूं। तो ऐसे में जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, विद इन 7 डेज आप इस पेमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं स्टॉप करते तो आपकी ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। और इसीलिए बोलते हैं कि जो कार्ड्स हैं ये आपके ई कॉमर्स में बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आपके सबसे पहली स्टेज होती है प्री बाइंग और प्री सेलिंग एज। ठीक है, इसमें एडवर्टाइजमेंट की जाती है या इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है। अब देखो, प्री बाइंग स्टेज में मतलब बायर की स्टेज है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। प्री सेलिंग स्टेज में मतलब सेलर की स्टेज है, वो एडवर्टाइजमेंट बनाएगा। फिर आती है कंडीशंस बेचने या खरीदने की। इसमें प्राइस फिक्स होती है और बाकी की जो कंडीशंस है उनको फिक्स किया जाता है। फिर आता है गुड्स की डिलीवरी और पेमेंट, यानी इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी स्टेजेस मान लो हो गई, फर्स्ट और सेकंड। इस स्टेज पे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं और मनी भी एक्सचेंज हो जाती है। प्रोसेस जो है बड़ा आजकल जल्दी हो गया और कम एक्सपेंसिव हो गया अगर ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन करते हैं इंटरनेट के जरिए। पूरा प्रोसेस जो है कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है
कि सपोज़ कर लीजिए आप एक कस्टमर हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप रजिस्टर करेंगे। एक जो भी कोई कस्टमर है, अगर उसको ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। किसी भी सेलर की साइट पे एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना, उसी को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब साइन इन फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप किसी भी ट्रांजैक्शन पे वेबसाइट पे जाइए, वो साइन इन का ऑप्शन आता है। इसीलिए आपको साइन इन करने के लिए अपना पर्सनल डिटेल्स कुछ प्रोवाइड करनी पड़ती है। एग्जांपल है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब। पासवर्ड आपके लिए एक जनरेट होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। अकाउंट जो है इसी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, सिक्योर्ड होता है, ताकि कोई और आपके अकाउंट में लॉगिन ना कर पाए। फिर सेकंड नंबर के स्टेप पे आता है कि आप ऑर्डर प्लेस करिए। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिए, मतलब चूज़ करिए, उसको अपने शॉपिंग कार्ट में डालिए और शॉप करिए ऑनलाइन। शॉपिंग कार्ट एक लिस्ट है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आपने खरीदने के लिए चुने हैं। जब आपने शॉपिंग कार्ट में लिस्ट प्रिपेयर कर ली, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब तीसरे स्टेज पे आ जाएगा आपका पेमेंट सिस्टम। पेमेंट अलग-अलग मोड में हो सकती है। पहला है सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, चेक है, फिर नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश, ये सब आपके पेमेंट के मोड्स हैं। मोड ऑफ पेमेंट को भी ज़रा ध्यान से समझें, तो सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में कस्टमर उसी टाइम पे पेमेंट करेगा जब उसके एड्रेस पे वो गुड्स आ जाएँगे, ठीक है? दूसरा, चेक का मतलब होगा कि वो बैंक वाला जो चेक वो देते हैं। ऑनलाइन सेलर जो है चेक कलेक्ट करता है कस्टमर से, पर जो जिस इंसान ने गुड्स खरीदे वो चेक जो है सेलर के नाम पे बना देता है। सेलर गुड्स तभी ही डिस्पैच करेगा जब उसको उसके अकाउंट में चेक से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे, क्रेडिट हो जाएँगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। बैंक्स जो हैं ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नेट बैंकिंग की। अभी जो है कस्टमर्स नेसेसरी अमाउंट जो है इससे अपने बैंक अकाउंट से दूसरे सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर गुड्स तभी ही सेलर देगा जब आपका अमाउंट उसके अकाउंट में पहुँच जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये जो कार्ड्स हैं इनको अपने बोलते हैं प्लास्टिक मनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कार्ड्स आजकल बहुत यूज़ होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। क्रेडिट कार्ड में आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी है ये, कि आप अभी पेमेंट कर लेते हैं भले, लेकिन आप इसका पेमेंट करेंगे एक्चुअली 1 महीने के बाद। और बैंक जो है फ़िलहाल आपके बिहाफ़ पे पे कर रहा है, ये होता है क्रेडिट कार्ड। इसमें प्रिस्क्राइब्ड टाइम में आपको अपने पैसे बैंक को देने होते हैं। कार्ड होल्डर को फ्रीडम मिलती है कि आप इंस्टॉलमेंट से भी पे कर सकते हैं, या जैसे आप पे करना चाहें बैंक को आप पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में होता सेम टू सेम है, लेकिन जो जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा बस मैं उतने की ही खरीदी कर पाऊँगी। जैसे ही ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होगा डेबिट कार्ड के ज़रिए, वो सारा अमाउंट मेरे अकाउंट से निकल जाएगा। लास्ट जो आता है वो आपका डिजिटल कैश। डिजिटल कैश एक करेंसी ही है, लेकिन ये साइबर स्पेस यानी इंटरनेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। रियल में हमारे हाथों में हमने कभी नहीं देखा इसको। इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, और ये कोई करेंसी का टाइप नहीं है। ये एक करेंसी ही है एक तरह से बोलें तो। बैंक जो है हमको रियल करेंसी यूज़ करने का मौका देती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कस्टमर सेम अमाउंट जो है डिजिटल कैश के ज़रिए बैंक को दे देता है। बैंक्स जो ई कैश का फॉर्म मेंटेन करती हैं, वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर कस्टमर को भेजती हैं, उनके अपने ऐप पे या जैसे भी, और डिजिटल कैश आप रिसीव कर सकते हैं कस्टमर के अकाउंट से। ये जो डिजिटल फंड है ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस की, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले जो ट्रेडिशनल मनी ट्रांजैक्शंस होते थे उनमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जितनी आजकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कौन-कौन से रिस्क हैं? तो ट्रांजैक्शन का रिस्क है, डेटा ब्रीच होने का रिस्क है कि आपका डेटा कोई और चुरा के ले जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सीक्रेट डेटा का रिस्क है। एक-एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन सेलर और कस्टमर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट होने लगती है कि सेलर बोलता है कि कस्टमर ने सही से ऑर्डर नहीं परफॉर्म किया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया हुआ होता है। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं कि मेरे को गुड्स नहीं मिले,
या मुझे गुड्स मिले तो वैसी क्वालिटी के नहीं मिले। ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो ऐसे रिस्क को हटाने के लिए, इससे बचने के लिए हम पहले ही उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरिफिकेशन कर लें जब हम रजिस्टर करते हैं उनको अपनी वेबसाइट पे, तभी। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि कस्टमर भी रिलायबल और वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट से ही खरीदी करे। हमने देखा है बहुत सारे डुप्लीकेट गुड्स मिलते हैं, तो आप वहीं से खरीदी करिए जो आपको लगता है कि हाँ ये वेबसाइट सही है। चलो फिर आगे देखें, सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा को लेकर के भी बहुत सारे रिस्क हैं। हमारे डेटा जो है उसको चेंज किया जा सकता है, उसको चुराया जा सकता है अपने खुद के मज़े के लिए या सेल्फिश मोटिव्स के लिए। आप जानते ही होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वायरस और हैकिंग। ये जो वर्ड्स हैं, वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये क्लोन्स और रेप्लिकास मतलब सेम टू सेम बना देता है, और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को डैमेज करता है। वायरस जो है स्क्रीन पे आ जाएगा कभी कभी, कभी कंप्यूटर को काम करने से रोक देगा, डेटा डैमेज कर देगा, फाइल्स कहीं ना कहीं उड़ जाएंगी, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इस रिस्क से बचने के लिए। लास्ट जो आता है वो ये है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। यानी इंटरनेट जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन फॉर ऑल, है ना। तो एक बार अगर इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट पे डाली, मतलब वो पब्लिक हो गई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय पे हम उनको दे देते हैं। बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर देते हैं जो हमारी कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन ऑनलाइन डील करते टाइम हम उसको दे देते हैं। तो ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा जो आपकी इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करेगा। तो कस्टमर को हर पीरियडिकली पीरियडिकली मतलब हो सकता है हर महीने या क्वार्टरली आप अपना पासवर्ड बदलते रहिए, ये आप ही की सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो है आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपका एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो आप उसमें से कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा प्रोसेस किसी दूसरे ग्रुप को हैंड ओवर कर देते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी कुछ ही समय के लिए, इसको बोलेंगे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बड़ी ज़रूरी है अगर आप अपनी कंपनी के मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहते हैं। तो जो कंपनीज हैं, अब मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो 1,000 करोड़ का टर्नओवर रख रही है, तो आप ध्यान किस पे देंगे कि 1,000 से 2,000 करोड़ पे उसको कैसे ले जाया जाए, ना कि इस पे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, सेल्स कैसे हो। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे। यू विल फोकस ऑन बिग गोल्स, लार्जर गोल्स। तो ऐसे में जो आपकी माइनर एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सफाई करना, चाय बनाना, ये सारी माइनर एक्टिविटीज़ को आप किसी कंपनी को दे देते हैं। तो इसीलिए कंपनीज जो है अपने इंटेलेक्चुअल वर्क्स पे ध्यान दे सकती है, अपने कोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकती है जो उनका मेन है। आउटसोर्सिंग जो है कंपनी के अंदर भी की जा सकती है, कंपनी के बाहर भी की जा सकती है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल का नाम अलग है, वहाँ के सफाई कर्मचारियों ने जो शर्ट पहन रखी है वो उस पर अलग कंपनी का नाम लिखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हॉस्पिटल के ओनर्स ने आउटसोर्सिंग कर रखी है, जो उनका सफाई का काम है वो उन्होंने किसी और कंपनी को दे रखा है। अब बात करें बीपीओ की। बीपीओ का कंसेप्ट क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है और क्या फील्ड है बीपीओ का। चलो बीपीओ के बारे में समझे। तो बीपीओ जो है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज किसी भी कंपनी के, एक्सटर्नल कंपनी के या ग्रुप के किसी और को दे देता है। मेन पर्पस जो है कंपनी का वो ये है कि वो कॉल सेंटर्स या डेटा एंट्री का काम किसी और को दे देते हैं अपना खर्चा कम करने के लिए। इस आउटसोर्सिंग ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज, चलो मेन रीज़न जो है वो यही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को जो अपने काम में एक्सपर्टीज हैं उनको लोअर रेट पे काम पकड़ा दो और अपना हायर रेट वाला काम आप करते रहो। इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज में जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पर बीपीओ को प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। बीपीओ हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का काम घटा देती है। उनके जो डेली माइनर वर्क्स थे, जो छोटे छोटे काम थे, वो दूसरों में बांट दिए गए हैं, और इसीलिए इन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कॉस्ट कटिंग। बिज़नेस यूनिट्स जो हैं अपना एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। ऑफ़िस वर्क्स जो है, फ्रंट ऑफ़िस वर्क्स जैसे कि बिलिंग, परचेज़िंग, डेटा एंट्री, मार्केटिंग, सर्वे, ये सब दूसरों को दे देते हैं वो। फ़ोकस किस पे रहेगा, प्रिंसिपल वर्क्स पे, यानी जो मेन आपका काम है, उस पे आप फ़ोकस कर पाएँगे। डेली वर्क्स जो हैं आपके
दूसरे प्रोफेशनल यूनिट्स कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी, आपके बिजनेस में आप क्वालिटी वर्क दे पाएंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे दूसरों को, रिक्रूट और ट्रेन करने के बजाय आप खुद को एफिशिएंट बनाएंगे। डायनामिक डिमांड आप केटर करेंगे, मतलब जो बीपीओ जो है आपको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज देगा कि आपकी डिमांड्स जो हैं कस्टमर्स की वो बदलती चली जाएंगी और उन डिमांड्स को आप फुलफिल भी कर पाएंगे। लास्ट जो आता है वो ये है कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इससे आपके बिजनेस में आप जो सब्सिडरी फंक्शंस हैं वो सब आपने बांट दिए, आप ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे, मेन फंक्शन पे, कि कैसे मैं सेल बढ़ाऊं, कौन कौन सा न्यू प्रोडक्ट मैं डेवलप करूं, बिजनेस कैसे एक्सपांड करूं, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करूं। तो इन सारी चीज़ों के कारण स्वाभाविक है प्रॉफिट बढ़ेगा। बीपीओ का स्कोप देखें क्या है। पहला है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। इसमें आपके इंटरनल फंक्शंस बिजनेस के जैसे कि बिलिंग, परचेज, डेटा एंट्री, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। इसमें कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज जो कॉल सेंटर्स करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग और टेक्निकल असिस्टेंट, सामने वाले को किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम है वो भी वो सॉल्व कर देते हैं। केपीओ के बारे में पढ़ते हैं। तो बीपीओ था आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ है आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो इसका यहाँ फुल फॉर्म लिखा भी है कि आप नॉलेज बेस्ड प्रोसेस की आउटसोर्सिंग करें। बीपीओ जो है और के बीपीओ वर्क ओरिएंटेड है, केपीओ नॉलेज ओरिएंटेड है। जो काम से रिलेटेड होता है वो बीपीओ में होता है और जो नॉलेज से रिलेटेड होता है वो केपीओ में होता है। केपीओ में हम प्रोसेस सामने वाले को समझाते हैं कि अगर मान लीजिए ये एडवांस्ड नॉलेज है, कोई न्यू चीज आई, कोई न्यू स्किल आई जो आपकी कंपनी के डेवलपमेंट में यूजफुल होगी, तो आप केपीओ को हायर करेंगे। केपीओ की क्या जरूरत है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम आपको दें, आपको पता है स्कूल्स में पहले जो वो स्मार्ट बोर्ड्स होते थे वो नहीं लगे होते थे, अब वो लगे हुए हैं, मोस्टली हर स्कूल में लगे हुए हैं। तो टीचर्स को जाहिर सी बात है स्मार्ट बोर्ड चलाना आता नहीं होगा, तो हर महीने या ऑलमोस्ट हर साल एक इंसान आता है और उनको ये ट्रेनिंग दे करके जाता है, सारे स्टाफ को, सारे टीचर्स को, कि हाउ विल यू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर स्मार्ट बोर्ड। और ये काम केपीओ का है जो वो नॉलेज आपको दे करके जा रहा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको बेस्ट स्किल्स को अक्वायर करना है। जो भी इंस्टीट्यूशन केपीओ की सर्विस देती है वो खुद पहले ही उसमें बड़ी होशियार होती है, वो सामने वालों को ट्रेन करने में बड़ी होशियार होती है और इससे बिजनेस यूनिट्स को कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। केपीओ आपको टेक्निक्स बताएगा कि कैसे कैसे आप करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे आप करें, सिस्टमेटिक मेथड क्या होना चाहिए। उन्होंने उन्होंने पहले ही ये एक्सपर्टीज ले रखी है और अब वो अपनी एक्सपर्टीज दूसरों को दे रहे हैं ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज देखें तो जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, पर उनको कैसे आप यूज करते हैं वो आपको केपीओ के जरिए पता चल जाएगा। कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज में आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का जो जटिल तकलीफें हैं उन सबको आप टेक्निकल एक्सपर्टीज के जरिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शंस। अब आप ध्यान किस पे देंगे, जो आपके मेन काम है। एग्जाम्पल भी है कि बिजनेस यूनिट्स जो हैं स्पेशल अटेंशन देते हैं अपने प्रिंसिपल फंक्शंस पे। एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए कोई स्कूल अपनी कंप्यूटर एजुकेशन, कैंटीन फैसिलिटी, स्टेशनरी फैसिलिटी, ये सब चीज़ें किसी और को दे देता है करने को, तो वो अपने एजुकेशन के काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकेगा। फिर आता है मैक्सिमम यूज ऑफ मनी। आउटसोर्सिंग जो है इससे आप कुछ जो फंक्शंस हैं अपने बिजनेस के, आप उसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाइए। जो इंसान आया है आपके लिए वो ये कैपिटल लगाएगा और वही आपको बताएगा और आपको ज़्यादा उसमें तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है वो है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपके बिजनेस यूनिट्स के एक्सपेंसेस जो हैं, क्योंकि आपने कुछ फंक्शंस जो हैं आउटसोर्स कर दिए, तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कंपनी का, तो आप उस पर ध्यान दे पाएंगे, आप बाकी की चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, आपके एक्सपेंसेस फालतू के नहीं होंगे। और फाइनल पॉइंट जो आती है वो ये है कि रिडक्शन इन रिस्क। मार्केट कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स, अलग अलग टेक्निक्स जो हैं बार बार बदलती रहती हैं रिसेंट टाइम्स में। तो ऐसे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, बिजनेस है आपका, उसमें फिर कई रिस्क आ जाते हैं, तो ये रिस्क जो है आपका आउटसोर्सिंग कम कर देगा।
केपीओ का स्कोप देखें, कहाँ-कहाँ केपीओ को यूज़ किया जाता है। तो बिज़नेस और मार्केट रिसर्च में, लीगल सर्विसेज़ में, लीगल सर्विसेज़ मतलब हायरिंग अ लॉयर्स कंपनी। फिर आता है मेडिकल सर्विसेज में, ट्रेनिंग और गाइडेंस देने में, जैसे मैंने बताया कि स्कूल में कोई आ रहा है आपके टीचर्स को बताने के लिए। R&D में, रिसर्च डेवलपमेंट में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और एनिमेशन एंड डिज़ाइन में। एनिमेशन एंड डिज़ाइन भी आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसी दिखेगी, क्या डिज़ाइंस होंगे, क्या क्या एनिमेशंस लगेंगे, बड़ा फील्ड हो गया है आज के लिए। चलो, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा होता है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगेन, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। नमस्ते।